हेलो गाइस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिस स्टेटमेंट इन दी प्रोस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट इन दी प्रोस्पेक्टस में मेन हम क्या देखेंगे कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती की है, चाहे वो गलती से हुई है या चाहे वो नोइंगली की है, मतलब जानबूझ के की है, तो उसमें उसकी मिस स्टेटमेंट के लिए लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखते हैं क्या है। प्रोस्पेक्टस इज़ एन इन्विटेशन to the public to subscribe to the shares और debentures of the company। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये इनविटेशन टू द पब्लिक होता है जिससे के द्वारा कंपनी हमारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। ठीक है। एवरी पर्सन ऑथराइज द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस हैज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सी दैट द प्रोस्पेक्टस, जो भी बंदा, एवरी पर्सन ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इशू प्रोस्पेक्टस को इशू करने में ऑथराइज है, मतलब इन्वॉल्व है। हैज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीट दैट द प्रोस्पेक्टस, चेक करे कि प्रोस्पेक्टस कंटेन द ट्रूथ स्टेट ऑफ द अफेयर। जो प्रोस्पेक्टर है उसमें सारा कुछ सच, ट्रूथ, सारा कुछ सच बताया हो, ट्रूथ स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के सारे सही फैक्ट्स बताए हों एंड डज नॉट गिव एनी फ्रॉडल्ट, कोई भी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन, फ्रॉडल्ट पिक्चर टू दी पब्लिक, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं उसमें होनी चाहिए जो पब्लिक तक चली जाए। एग्जांपल ले रही हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी थी, एक शेयर होल्डर ने उसको पढ़ा और उसको मतलब पढ़ के उसको बहुत इंप्रेस हुआ तो उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बट जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था वो तो गलत था सारा, तो उसको लॉस हो गया उस अकॉर्डिंग। तो फ्रॉडल्ट पिक्चर नहीं होनी चाहिए। जो भी बंदा, एवरी पर्सन ऑथराइज, जो भी बंदा प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली कि वो ये ध्यान रखे कि कुछ भी फ्रॉड, गलत ना हो, प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सही गिवन होनी चाहिए। ठीक है। देन आगे क्या लिख रखा है? पीपल इन्वेस्टेड इन द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो तो प्रोस्पेक्टस के बेस पे ही करते हैं ना, जो उन्हें प्रोस्पेक्टस में बताया जा रहा है। तो ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोस्पेक्टस में सब कुछ ट्रू बताया हो। द ट्रू नेचर ऑफ द कंपनीज वेंचर शुड बी डिस्क्लोज थ्रू द प्रोस्पेक्टस। कंपनी की असली शक्ल तो उसके प्रोस्पेक्टस से ही पता चलती है। प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही सारा उसका पता चलता है कि वो कैसी मतलब इन पिछले दिनों में कंपनी के कैसे सफ़र किया है, लॉस से हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्या है पोजीशन कंपनी की। ठीक है। प्रोस्पेक्टस मस्ट देयरफॉर टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? ट्रूथ होता है, सारा बताना होता है। ट्रूथ मतलब सही सही कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन। ऑल्सो इट मस्ट नॉट कंसील एनी फैक्ट। कंसील मतलब छुपाना नहीं है कोई भी फैक्ट कंपनी का, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं रखना, सब कुछ डिस्क्लोज कर देना, मतलब कुछ भी छुपा के नहीं रखना। ये सारे फैक्ट्स को कंपनी के क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज गोल्डन रूल। इसको गोल्डन रूल बोलते हैं। अगर कोई भी बंदा कोई भी चीज़ को, जो भी बंदा इशू कर रहा है, छुपाता है तो वो फ्रॉडल्ट हो जाता है, तो उस भी केस में उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो प्रोस्पेक्टस मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं है। ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट में क्या होता है? फर्स्ट अनट्रू होता है। अनट्रू कैसे कैसे हो सकती है? फर्स्ट मिसलीड कर देना किसी को। ठीक है। सेकंड ओमिशन, झूठ बोलना। इन दोनों केसेस में लाइबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? एक होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक होती है सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है सेक्शन 34 के अंडर और सिविल लाइबिलिटी आती है सेक्शन 35 के अंदर। बुक में हमें पहले ये गिवन है फिर ये गिवन है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें याद करना इजी रहेगा सेक्शन वाइज। अगर हम उल्टा करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। फर्स्ट हमारी आती है क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। पहले हम क्रिमिनल लाइबिलिटी को ऐसे ही जस्ट शॉर्ट में देखेंगे। क्रिमिनल लाइबिलिटी, हु शैल बी हेल्ड लाइबल? एवरी पर्सन हु हैज़ ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कौन कौन लाइबल होगा? वो हर बंदा जो इसके अंदर इसको इशू करने में इन्वॉल्व था। और इसके अंदर पनिशमेंट क्या होगी? सेक्शन 447 के अंदर फ्रॉड। ठीक है। उसके बाद डिफेंस क्या है इसके अंदर कि इमेटीरियल, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो उसने नहीं बताई प्रोस्पेक्टस में वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, या अनइंटेंशनली मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया, उसको भी नहीं पता था जब उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन सही थी। डिफेंस के लिए दो चीज़ें, एक तो वो ये साबित कर दे कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसने नहीं बताई वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, दूसरा वो ये साबित कर दे कि जो इन्फॉर्मेशन उसने गलत है वो उसको उसके अकॉर्डिंग वो सही थी, उसने जानबूझ के नहीं किया। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी पनिशेबल। हर वो बंदा जो प्रोस्पेक्टस को इशू करने में इंक्लूडेड था, शैल बी पनिशेबल, वो पनिशेबल है फॉर अनट्रू स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट के लिए, विद इम्प्रिजनमेंट,
मतलब पनिशमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, जिसके अंदर वो उसको पनिशमेंट हो सकती है 2 ईयर्स की, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹50,000, और उसका फ़ाइन कितना हो सकता है 50,000, यहाँ उसको 2 ईयर्स की जेल हो सकती है, या दोनों, और विद बोथ सेक्शन 63 सबसेक्शन 1। अब इसमें डिफेंस हमने ऊपर पहले ऑलरेडी थोड़े से शॉर्ट में पढ़े थे, इमटेरियल या अनइंटेंशनली वही है नीचे भी। स्टेटमेंट वाज ट्रू, एक तो वो डिफेंस में क्या कर सकता है, ये साबित कर दे कि जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो ट्रू थी। स्टेटमेंट वाज इनमटेरियल, कि वो जो स्टेटमेंट नहीं बताई वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ही हैड अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव एंड ही डिड अप टू द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू। जब उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, जो स्टेटमेंट उसमें बताई गई थी तब वो ट्रू थी, उसके पास उसका बिलीव के लिए रीज़न था, ठीक है, अगर वो ये प्रूफ कर दें। देन नेक्स्ट हमारी आती है सिविल लाइबिलिटी। अब इसमें क्या था कि इसमें उसका जस्ट लॉस, उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसका लॉस नहीं हुआ। इसमें सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है, जब उसका लॉस हो जाएगा, तब देखेंगे। अ पर्सन हु हैज़ इंड्यूस्ड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ अ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, अ पर्सन who has induced to subscribe for shares on the faith of a misleading prospectus, उन्हें गलत प्रोस्पेक्टस पे फेथ ट्रस्ट करके कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया। हैज़ रेमेडीज अगेंस्ट दी, उसमें उसके कंपनी के अगेंस्ट कुछ उसकी रेमेडीज हो सकती हैं अगेंस्ट दी कंपनी, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, एक्सपर्ट्स, एवरी पर्सन हु इज़ अ डायरेक्टर एंड प्रोमोटर ऑफ द कंपनी एंड हु हैज़ ऑथराइज, जो भी इसमें शामिल है उसके अगेंस्ट उसकी कुछ रेमेडीज हो सकती हैं, ठीक है, जिन्होंने मिसलीड किया है, जो बंदा इसमें इंक्लूड है उसके अगेंस्ट वो रेमेडीज ले सकता है, ठीक है। शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन सच लॉस, और जिस भी बंदे को इस प्रोस्पेक्टस के गलत प्रोस्पेक्टस के कारण लॉस सफ़र करना पड़ा है, उस हर बंदे को वो लॉस और डैमेज पे करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके अंडर कौन कौन स्यू कर सकता है, मतलब केस कौन कौन फाइल कर सकता है। वेयर अ पर्सन हैज़ बोट शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ अ प्रोस्पेक्टस विच इज़ मिसलीड बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट। देखो, वे पर्सन बोट शेयर्स, उसने शेयर्स खरीदे किस फेथ पे कि प्रोस्पेक्टस सही था, उसे ये ट्रस्ट था, विच इज़ मिसलीड बट जो कि गलत था बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट इन और ओमिशन, या गलती से किया या जानबूझ के किया, ठीक है, बट उसको तो लॉस हुआ ना। ही मे हैव अ लीगल रेमेडी अगेंस्ट ऑल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो उस बंदे को जिसको लॉस हुआ है उसके पास लीगल रेमेडी है कि वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। किस किस के अगेंस्ट, या तो वो कंपनी हो सकती है, या एवरी डायरेक्टर हो सकता है, एवरी पर्सन हुज नेम अपेयर्ड इन दी प्रोस्पेक्टस, वो हर बंदा जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में है, हर प्रमोटर, और उस एक्सपर्ट बंदे को जिसने अपना जिस एक्सपर्ट बंदे ने कंपनी को रेफर किया था, मतलब एक एक्सपर्ट की रेफर एडवाइस भी होती है ना इसमें। देन इसमें हम रेमेडीज अगेंस्ट किस किस के कर सकते हैं, कंपनी, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, एनी पर्सन, है ना, सबके अगेंस्ट हो सकती है। फर्स्ट हम रेमेडीज देखेंगे अगेंस्ट दी कंपनी। अगेंस्ट दी कंपनी क्या रेमेडीज है, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट रेमेडी, द पर्सन हु परचेज शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग मिसस्टेट कैन डिस्काइंड दी कॉन्ट्रैक्ट। वो पर्सन जो परचेज कर रहा है शेयर्स की प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे, वो मिस स्टेटमेंट मतलब रिसेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, मतलब फिनिश दी कॉन्ट्रैक्ट। जब भी उसको पता चले कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी फिनिश कर सकता है ना। पर्सन हु परचेज दी शेयर्स ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर्स को परचेज किया, कंटेनिंग मिस स्टेटमेंट कैन रिस्काइंड दी कॉन्ट्रैक्ट। जब उसे पता चला कि मिस स्टेटमेंट है तो वो उसको रिस्काइंड मतलब कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ही इज़ एलिजिबल फॉर, जब कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो उसके एलिजिबल हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। वेदर दी मिस स्टेटमेंट इज़ मेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, चाहे वो मिस स्टेटमेंट जानबूझ के की है या गलती से हुई है, बट वो एलिजिबल है। जब उसे पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है तो वो एलिजिबल है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ही हैज़ टू सरेंडर हिज शेयर टू दी कंपनी, उसने अपने शेयर्स कंपनी को वापस कर दिए। देन हिज नेम विल बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, तो उसका नेम कंपनी के रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। मनी पे बाय हिम विल बी रिफंडेड बाय द कंपनी, जो उसने मनी दी थी वो उसको रिफंड कर दी जाएगी। शेयर फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई फॉर क्लेमिंग रिसेशन,
कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। देयर मस्ट बी एन अनट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। शेयर होल्डर मस्ट हैव रिलाइड, जो शेयर होल्डर था उसको मतलब ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ जो वो प्रोस्पेक्टस में लिख रखा था वो सच था जबकि वो गलत था। मस्ट हैव रिलाइड, भरोसा होना चाहिए ऑन दी अनट्रू स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट में उसे लगा कि वो सही है। स्टेटमेंट मस्ट हैज़ इंड्यूस्ड दी शेयर होल्डर टू, जो स्टेटमेंट थी वो इंड्यूस मतलब इनकरेज कर रही हो शेयर होल्डर को कि वो परचेज करे शेयर्स को, जैसे कि झांसे में लेना, गलत इंफॉर्मेशन बता के वो हो। शेयर होल्डर मस्ट अप्लाई फॉर ए सेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ये नहीं है जब मुँह उठा के हमने उस मनी के लिए अप्लाई कर दिया कि भाई हम कैंसिल कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर अंदर करना है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है डैमेज फॉर फ्रॉड। आफ्टर रिस्काइंडिंग मतलब आफ्टर कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट द अग्राइव्ड शेयर होल्डर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द कंपनी, जो अग्राइव्ड शेयर होल्डर है वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस कंपनी से बाय फाइलिंग अ सूट इन अ कोर्ट, मतलब उनके अगेंस्ट केस फाइल करके कोर्ट में। ही हैज़ टू प्रूव दैट द मिस स्टेटमेंट वाज मेड फ्रॉडल्टी, वो प्रूव कर देगा कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मतलब इन्होंने प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन गलत बता रखी थी, तो वो अपने फ्रॉड के लिए डैमेजेस को क्लेम कर लेगा, ठीक है। देन हमने यहाँ पे दो रेमेडीज देखी थी, एक अगेंस्ट दी कंपनी या दूसरी डायरेक्टर प्रमोटर एक्सपर्ट। तो यहाँ पे हमारी सेकंड रेमेडी स्टार्ट है, रेमेडी अगेंस्ट दी प्रमोटर डायरेक्टर एक्सपर्ट पर्सन ऑथराइज द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट है, डैमेज फॉर मिस स्टेटमेंट, director, promoter, expert and others who have authorized the issue of the prospectus are liable to compensate the aggrieved shareholder for the loss or he may the incur because of untrue statement। अब डैमेज हुआ है मिस स्टेटमेंट की वजह से, तो किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, अदर जो भी उसको इशू करने में लोग शामिल थे, आर लाइबल टू कंपनसेट, वो सब लाइबल हैं कंपनसेट करने के लिए अग्राइव शेयर होल्डर को जो भी उसका लॉस हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, ही में हैव टू इनकर, जो कि उसको इनकर करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द अनट्रू गलत स्टेटमेंट की वजह से, तो वो सब बंदे लाइबल होंगे, ठीक है। डैमेज फॉर दी नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल, अब उन्होंने कोई चीज़ नॉन डिस्क्लोज की ही नहीं, मतलब ओपन नहीं की, तो उसके लिए भी कौन लाइबल होगा। इफ़ अ मटेरियल फैक्ट हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू शैल बी फाइन, जो भी पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको फाइन होगा 50,000 का। एंड द अग्राइव्ड कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू, और जो भी बंदा मतलब अग्राइव्ड मतलब जिसका नुकसान हुआ है वो रिकवर कर सकता है डैमेजेस उस पर्सन से जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अकेला फ़ाइन ही नहीं, अगर उस फाइन से ज़्यादा भी है, फ़ाइन तो हुआ 50,000 का, अगर आपका लॉस ही 1 लाख का हुआ है तो आप उससे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। आज का टॉपिक यही था हमारा, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस फॉर लॉन्ग, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।